Hello students, my name is Eba Akhtar. I am your chemistry faculty and today I am gonna teach you the first chapter of class 10th science chemical reactions and equations. इससे पहले हम एक वीडियो और रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने ये सीखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और क्या करते हैं हम उसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख ली थी। आज हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चे सभी नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। ओके, जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन? हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे आज। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब आपने कोई दो सब्सटेंस लिए, दोनों को रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, गैस अगर इवॉल्व हो रही है इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर। अगर कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के साथ या कोई सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर रहा है अपना, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है किसी सॉल्यूशन में, तब आप उसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमें कवर करने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आप सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी सब्सटेंस 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब या तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सॉलिड डायरेक्ट गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टेट का जब कन्वर्जन होगा तब आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी या फिर आप चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। या तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्टेंट जो आपका सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करने के लिए, या फिर आप जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उसमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको लेक्चर को पूरा देखना है और अच्छे से प्रिपेयर करने हैं नोट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस से आप समझ ही गए होंगे कि कहीं पे वहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने पोटेशियम को इंसर्ट किया है या पुट किया है, किसके अंदर कौन सा एसिड लिया है, हम सॉरी क्या लिया है हमने यहाँ पे, वाटर लिया है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, वाटर है आपका। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिया है बच्चों, H2O। ठीक है, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया। अब आपने इसके अंदर क्या पुट किया, पोटेशियम पुट किया। क्या पुट किया बच्चों, पोटेशियम। यहाँ पे आपने पोटेशियम को पुट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बोलेंगे आप इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप KOH को क्या कहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, साथ ही क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और ये जो मैंने अपवर्ड एरो बनाया है इसका मतलब है कि जो गैस है वो ऊपर की तरफ रिलीज हो रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ
निकल रही है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई, क्योंकि हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, पोटेशियम और वाटर का लिया है। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो गई बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट क्यों किया। क्योंकि पोटेशियम क्या था, एक हाईली रिएक्टिव मेटल था। आप सभी ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसको एनवायरनमेंट में या एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, उसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन अकर होगी और हीट रिलीज होगी। यानी कि यहाँ पे साथ में क्या बनेगा, हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी, और ये डायरेक्ट ही वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट कर गया और यहाँ पे सब्सटेंस बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्योंकि हम यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है जिंक कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। अब जिंक कार्बोनेट मैंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया और उसको मैंने हीट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिया, जिंक कार्बोनेट को पाउडर्ड फॉर्म में लिया और यहाँ पे आपने इसको हीट किया है। ठीक है, आप इसको टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते थे, मैंने कंटेनर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट जो वाइट कलर का सब्सटेंस था, तो जैसे ही मैंने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, हीट का सिंबल होता है डेल्टा। क्या सिंबल होता है हीट के लिए, डेल्टा। ये जो मैं ट्राइंगल बना रही हूँ इसको कहते हैं बेटा डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही में क्या रिलीज हुई, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज हुई जिसको आप कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ ही में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। अब ऑक्सीजन गैस अगर रिलीज हुई है, कोई गैस वहाँ पे इवॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये। चलिए इसको समझते हैं। आप सभी ने सर्दियों में पानी तो गर्म किया ही होगा। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी के घर में गीज़र अवेलेबल हो, है ना। तो अगर आपके घर में गीज़र अवेलेबल नहीं है तो या तो आप उसको गैस पर गर्म करते हो वाटर को, है ना, या फिर आप क्या करते हो, या फिर आप इमर्जन रॉड लेकर आते हो मार्केट से और इमर्जन रॉड को बाल्टी में आप इमर्ज करते हो, यानी कि उसको डुबोते हो इमर्जन रॉड को, जो कि अलॉय से बनी हुई होती है। अलॉय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो इमर्जन रॉड क्या है, अलॉय से बनी हुई है, और जैसे ही उसका प्लग आप लगाते हो और स्विच ऑन करते हो तो उसमें से करंट पास होती है और वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये एक कंटेनर आपने लिया, सपोज ये आपकी बकेट है। ठीक है, ये आपकी बकेट है। अब इस बकेट में आपको क्या फिल करना है, वाटर फिल करना है, तो मैं इसको ब्लू कलर से बना रही हूँ। ठीक है, ये वाटर हमारा फिल हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा वाटर फिल हो रहा है यहाँ पर। अब मुझे इस वाटर को क्या करना है, इस वाटर को मुझे गर्म करना है, बॉयल करना है या फिर हीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इमर्जन रॉड का यूज़ करूँगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये इमर्जन रॉड लगाई है। ठीक, और ये इसका प्लग है, ये प्लग लगा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड में प्लग आपने लगा दिया। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, है ना, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से
करंट पास होगी, है ना, इसमें क्या पास होगी, करंट। ठीक है, अब जैसे ही करंट पास होगी तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। अब H2O जो मॉलिक्यूल है उसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि H2O मॉलिक्यूल को जब आपने करंट प्रोवाइड करी, यानी कि यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड की है, करंट प्रोवाइड की है। ठीक, अब करंट जैसे ही पास होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होंगी। यहाँ पे आपने करंट पास की, ये करंट का सिंबल कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं हम। देखिए ये करंट का सिंबल होता है। ठीक, अब यहाँ पर H2 गैस भी रिलीज हुई, साथ में यहाँ पे O2 गैस भी रिलीज हुई। तो अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी है इसमें दो तरीके की गैसेस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी क्योंकि दोनों साइड पे मास इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर भी 2 पुट करना पड़ेगा। हमने लास्ट क्लास में इसे सीखा था। ठीक है, तो अब ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो गैसेस रिलीज हुई हैं इनका आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना है। गैसेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशंस देखेंगे कि मान लीजिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है ना। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। इसीलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। ये हमने लिखा गैसेस और यहाँ पे हमने लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली हमारी जो गैस है हमने ली है हाइड्रोजन गैस। बहुत सारी रिएक्शंस में जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए इसके लिए हम रिएक्शन से समझेंगे इसको। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जब भी आप उसके पास बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप पॉप की आवाज़ आएगी, पॉप पॉप करके वो बर्न होगी। जैसे कि आपने सभी ने पॉपकॉर्न खाई होगी, तो पॉपकॉर्न में क्या होता था, पॉप पॉप करके पॉपकॉर्न बाहर आती थी। तो उसी तरीके का कुछ साउंड यहाँ पे क्रिएट होता है जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, जिंक लिया है, जिंक मेटल को लिया है। ठीक है, आपने लिया है जिंक मेटल। जिंक मेटल की रिएक्शन आपने करवाई है डाइल्यूटेड HCl के साथ, और डाइल्यूटेड HCl जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो ये बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर जैसे ही आप बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पे पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पे कैसा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कैसा साउंड क्रिएट होगा बच्चों, पॉप साउंड क्रिएट होगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो कि है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का जब इवोल्यूशन होगा तब वो कैसे बर्न होगी बेटा, तो फिर वो उसमें कौन सा टेस्ट करेंगे हम, बर्निंग स्प्लिंटर टेस्ट करेंगे। जब इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो हम क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर टेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्शन करवाई है, जैसे कि आपने PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3 लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को आपको डिकम्पोज कराना है तो आपने उसको हीट प्रोवाइड की है। हीट प्रोवाइड कराते ही क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा जो कि येलो कलर का होगा। यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट जो है वो वाइट कलर का होता है और लेड ऑक्साइड कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। साथ ही में यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और यहाँ पे
ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, जिसका टेस्ट आप कैसे करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर टेस्ट। यानी कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जनरली ऑक्सीजन गैस का यूज़ हम किसी चीज़ को बर्न करने में करते हैं ना, यानी कि जलाने में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो एक पंजेंट स्मेल क्रिएट होती है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। अब जब ये रिएक्शन होगी तब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या इंडिकेट करेगी, अगर पंजेंट स्मेल आ रही है इसका मतलब वहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे हम। यहाँ पर FeSO4 लिया है और FeSO4 का कलर यहाँ पे कैसा है, वाइट है। क्यों है? अब आप बोलेंगे कि मैम जब हमने 8th क्लास में पढ़ा था वहाँ तो हमने FeSO4 का कलर जो है वो ग्रीन पढ़ा था। बिल्कुल आपने सही पढ़ा था, वहाँ पे जो FeSO4 था उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। यानी कि FeSO4 में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसका मतलब वो हाइड्रेटेड है, और जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है FeSO4 में, आयरन सल्फेट में, वहाँ पे वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे ही उस ग्रीन कलर के FeSO4 को आप हीट प्रोवाइड कर देते हो तो क्या होता है, वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस सब्सटेंस को आप एक बार हीट कर चुके हो तब जाके ये वाइट कलर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब क्लियर है सबको कि यहाँ पे FeSO4 जो है फेरस सल्फेट वो कैसा है, एनहाइड्रस है। कैसा है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रेटेड का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। यानी कि यहाँ पे ये वाइट कलर का सब्सटेंस इसीलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे पानी नहीं है, पहले यहाँ पे पानी था तो ये ग्रीन कलर का था। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल था तब। अब जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, दोबारा से हीट कर रहे हैं हम यहाँ पे FeSO4 को, तो जब दोबारा से हमने यहाँ पे हीट किया तो यहाँ पे कंपाउंड बना Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। क्या कंपाउंड बना, Fe2O3। साथ ही में यहाँ पे क्या कंपाउंड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। जैसे ही आपने FeSO4 को हीट प्रोवाइड करी जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस था, तो उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बना जिसको आप कह रहे हो आयरन ऑक्साइड Fe2O3। साथ ही में यहाँ पे कुछ गैसेस रिलीज हुई, और कौन सी गैसेस रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जिसकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर पंजेंट स्मेल आ रही है इसका मतलब श्योर है कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट गैस पर, जो कि है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब क्या बोलते हैं, लिबरेट होगी, तो जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट होगी तो क्या होगा, तो वहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, रोटन एग लाइक स्मेल आएगी, यानी कि जले हुए अंडे के जैसी स्मेल आएगी। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, मतलब हाइड्रोजन गैस का सिंबल आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस के लिए O2 लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2 लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए लिखेंगे आप H2S। ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये गैस कब रिलीज होती है, ये गैस रिलीज होती है जब आप आयरन सल्फाइड सॉलिड सब्सटेंस को किस में ऐड कर देते हो, जब आप आयरन सल्फाइड सॉलिड सब्सटेंस को डाइल्यूटेड HCl के अंदर ऐड कर देते हो, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब उसमें जब आप ऐड करते हो तो ये रिएक्ट करता है, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है, तो ये बनाता है FeCl2 आयरन क्लोराइड। साथ ही में यहाँ पे क्या रिलीज होती है,
यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है, और जैसे ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है तो इसमें से बहुत ही अजीब सी गंदी स्मेल आती है, रोटन एग लाइक स्मेल आती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जले हुए अंडे की जैसी स्मेल आती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब जले हुए अंडे जैसी स्मेल किसी रिएक्शन में आएगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हुई है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है आयोडीन गैस। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन गैस इवॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे वॉयलेट वेपर इवॉल्व होगी, जो कि आयोडीन की ही होती है, बट यहाँ पे गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे उसकी वेपर इवॉल्व हो रही है। इसे भी हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का मैंने पाउडर लिया है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ यहाँ पे आयोडीन गैस के साथ, यानी कि सॉरी आयोडीन पाउडर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं, दोनों सॉलिड हैं। कैसे सब्सटेंस है, दोनों सॉलिड है। अब पॉइंट की बात ये है बेटा यहाँ पे कि अगर बिल्कुल आपका सोचना सही है कि मैम अगर आप दोनों सॉलिड्स ले रही हो तो दोनों सॉलिड्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई मीडियम तो चाहिए मैम उन्हें रिएक्ट करवाने के लिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे हमें मीडियम चाहिए इनको रिएक्ट कराने के लिए, H2O, यानी कि एक कंटेनर में अगर आप एल्यूमिनियम प्लस आयोडीन का पाउडर ऐड कर देते हो, उसका एक मिक्सचर बना देते हो, तो वहाँ पर हमें H2O की ड्रॉप्स डालनी पड़ेगी, यानी कि वाटर वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जब तक आप वाटर ऐड नहीं करेंगे तब तक एल्यूमिनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट करके एल्यूमिनियम आयोडाइड तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है सबको? यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी, और जब यहाँ पे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयोडाइड बनेगा, साथ ही यहाँ पे वॉयलेट कलर की, पर्पल कलर की वेपर रिलीज होगी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव रिएक्शन लगती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेड नाइट्रेट वाली, उसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, वही हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ये रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए बच्चों, सभी लिख लीजिएगा, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट कलर का लेड नाइट्रेट आपने लिया है, और जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन गया जो कि येलो कलर का था, साथ ही यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है और ब्राउन कलर की गैस होती है ये, और साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है वो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ब्राउन कलर की गैस निकल रही है तो इसका मतलब वो कौन सी गैस है बच्चों, वो है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं जब ये गैस होती है, गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पे कैसे फ्यूम्स बनते हैं, ब्राउन कलर के। ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, वो ना तो उसमें कोई कलर होता है ना उसमें कोई ऑर्डर होती है, यानी कि वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। तो आप सभी को पता होगा, एक बेसिक सी रिएक्शन सभी जानते हैं कि जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका कोई कलर नहीं होता
और साथ ही इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका तो कोई और एग्जाम्पल आप देकर बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हुई है। चलिए एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारे जो ताजमहल है, ताजमहल में क्या लगा हुआ है बेटा, वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। बिल्कुल सही है ना, मार्बल। मार्बल कहाँ पे लगा हुआ है, ताजमहल में। अब व्हाइट कलर का मार्बल अगर ताजमहल में लगा हुआ है तो न्यूज़ में सुनने में क्या आता है कि वो जो व्हाइट कलर का मार्बल है वो पॉल्यूशन की वजह से, एसिड रेन की वजह से कैसा होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, यानी कि येलोइश होता जा रहा है ना। तो वही रिएक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये लाइव एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है बेटा आपका मार्बल में, और चौक में भी यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड रेन के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड रेन कब बनेगी, जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज में से रिलीज होंगी और वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर एसिड फॉर्म करेंगी। तब जो रेन बनेगी वो कैसी होगी, रेन एसिड रेन बनेगी। कैसी रेन होगी बेटा, वो एसिड रेन होगी। ठीक है, अब जब एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट पर गिरेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम सल्फेट। साथ ही में यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज होगी, साथ ही में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होती। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है, आप इसका पता कैसे लगाएंगे, अगर आप यहाँ पर बर्निंग कैंडल को लेकर जाएंगे। देखिए ये आपने बर्निंग कैंडल ली और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इस बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, बहुत ही अच्छा एक्सटिंग्विशर का काम करती है, आग बुझाने का काम करती है बच्चों। तो ये बहुत ही काम की गैस है कि अगर किसी एप्लायंस में आग लग गई है तो अगर वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्प्रे कर दिया, इसका मतलब वहाँ पे वो एक ब्लैंकेट सा बना लेगी एप्लायंस के अराउंड और एयर को उस एप्लायंस के कांटेक्ट में आने नहीं देगी, जिससे कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए अब चेंज इन कलर, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि कोई सब्सटेंस लिया आपने और उसकी रिएक्शन करवाई तो उसका कलर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपने सब्सटेंस में लिया, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और आप इसमें कॉपर सल्फेट फिलअप कर रहे हो जो कि ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है। यहाँ पे मैंने क्या भर दिया बच्चों, CuSO4 को फिलअप कर दिया, जो कि क्या है, कॉपर सल्फेट है, जिसको आप कहते हो ब्लू विट्रियोल। क्या कहते हैं इसको बेटा, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को आप क्या कहते हो बच्चों, ब्लू विट्रियोल कहते हो, यानी कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आयरन नेल को आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक, आयरन नेल बना लेते हैं हम। ये आयरन नेल बना दी हमने। ठीक, अब आयरन नेल जैसे ही रिएक्ट करेगी इसके साथ तो ये बनाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे ये हमने बना दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया बच्चों यहाँ पे। और ये कौन सा सॉल्यूशन बना है, ये बना है FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, अब आयरन सल्फेट जो है उसे आप कहेंगे ग्रीन विट्रियोल। आयरन सल्फेट को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ग्रीन विट्रियोल कहेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर आयरन सल्फेट के साथ और क्या बना, क्या अलग हो गया है यहाँ पे,
यहाँ पे जो सब्सटेंस अलग हुआ है वो है कॉपर, ठीक है। तो जैसे ही आयरन नेल को आपने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया उसे और आयरन सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि कलर चेंज कैसे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिया है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा था यहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट का कलर था ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन कलर के कॉपर कार्बोनेट को हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की है कॉपर कार्बोनेट को और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, साथ ही में क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल गैस है अगर हम आग बुझाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, जैसे ही आपने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, साथ ही यहाँ पे गैस रिलीज हुई है, यानी कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब कोई रिएक्शन अकर हुई है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको आप पीपीटी भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि पीपीटी का मतलब कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो नहीं है मैम? बिल्कुल नहीं, पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है बच्चों। पीपीटी का मतलब है हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट। क्या है स्टूडेंट्स पीपीटी का मतलब? प्रेसिपिटेट, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। When two reactants in a solution react together to form two products, जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और दो प्रोडक्ट बनाते हैं, वन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इनटू अनदर प्रोडक्ट, और जो एक प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे प्रोडक्ट में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है उस सब्सटेंस को आप क्या कहते हो? प्रेसिपिटेट कहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस को लिए हैं, एक्वस सॉल्यूशंस को। यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट लिया है, लेड नाइट्रेट के साथ आपने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे एक येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है जिसको आप क्या कहते हो? पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे आप इसको क्या कहते हो? लेड आयोडाइड कहते हो। यानी कि ये जो लेड आयोडाइड यहाँ पे येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ये सस्पेंडेड नहीं रह पा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ये सेटल डाउन हो रहा है, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। किस में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है? ये जो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे सॉल्यूशन बना है इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर Ki ने रिएक्ट किया PbNO3 के साथ, रिएक्ट करके क्या बनाया? दोनों ये एक्वस सॉल्यूशन थे, अब यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बना। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व नहीं हो रहा, और पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा है? यहाँ पे येलो कलर है। तो ये रिएक्शन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसे आप क्या कहते हो? प्रेसिपिटेट कहते हो। यानी कि येलो कलर का जो सब्सटेंस बना है हमारे यहाँ पे वही है हमारा पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिंक मेटल। जिंक मेटल को जैसे ही हमने यहाँ पे एसिड के अंदर डाला है H2SO4 जो कि डाइल्यूटेड लिया है हमने, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड की कम है, तो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट कर रहा है देखिए आप यहाँ पे एफरवेसेंस रिलीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, बुदबुदाहट हो रही है यहाँ पे, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों कि फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। जैसे जिंक जो है यहाँ पे सॉलिड था, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस था, अब जो रिएक्शन हुई है उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं वहाँ पे स्टेट सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्वस है और यहाँ पर गैसियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैसियस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है।
अमोनिया गैस ले लीजिए आप, अमोनिया गैस की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इसको आप सबलाइम भी कहते हो, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड आपने 9th क्लास में सब्लिमेशन पढ़ा होगा, और सब्लिमेशन में हमने ये ज़रूर यूज़ किया है अमोनियम क्लोराइड, जो कि हीट करने पर वापस से गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, हमारा सबलाइम है, यानी कि यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस लिए थे आपने रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट कैसा बना है, सॉलिड बना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, लास्ट आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं या फिर जब प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो सन से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई प्लांट है, ये आपका प्लांट है, और यहाँ पे रूट्स बना देते हैं इसकी। ठीक है, ये हमने रूट्स बना दी। यहाँ पर H2O आपने ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, साथ ही में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, और ये रिलीज क्या करेगा, ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। इतना तो सभी को पता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, कि प्लांट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सन है इससे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, और जब ज़्यादा अमाउंट में इनका ये खाना बन जाएगा, जब ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये फिर उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्लूकोज है ये किसकी फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज हुई है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। यानी कि आपने सब्सटेंसेस कैसे लिए थे, गैसियस और लिक्विड, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक्वस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है। इसका मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो, उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी के बेस पे अगर हम देखें, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन एनर्जी एक ही बात है। तो जब किसी कंपाउंड को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर आप कोई ऐसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लेते हो जो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसे आप कहते हो एक्सोथर्मिक, जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे आप कहते हो एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना, और एंडो का मतलब है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, और थर्मल का मतलब यहाँ पे हीट से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं चूना, क्या कहते हैं, सूखा चूना। तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही रिएक्ट करेगा, CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्विक लाइम कहते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी कि कैल्शियम ऑक्साइड का अनदर नेम क्या है, तो है वो क्विक लाइम। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को यानी कि सूखे चूने को जैसे आप वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा चूना। ठीक है, तो जैसे ही आप सूखा चूना मार्केट से लेके आते हैं, उसको जैसे ही आप वाटर की बकेट में ऐड करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, एक्वा सॉल्यूशन, जिसको आप कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम इसको क्या कहते हैं, साथ में वाइट वॉशिंग भी कहते हैं, सफ़ेदी जिसको कहते हैं, है ना, वाइट वॉशिंग। पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, आजकल के जो एशियन पेंट्स वगैरह आते हैं, वो पेंट्स पहले नहीं डेवलप हुए थे, पहले नहीं हुआ करते थे पेंट, तो जनरली जो चूना है उसी को दीवार पे पोता जाता था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड किया जाता था और क्या बन जाता था बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जाता था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता था, जिसे आप क्या कहते हो, स्लैग्ड लाइम कहते हो। साथ ही हम इसे क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग भी कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में भी यही हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर की ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आ जाते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लाइमस्टोन होता है। अब CaCO3 का जैसे ही हम डिकम्पोजिशन कराएंगे हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यानी कि हमें इसको डिकम्पोज कराने के लिए, सॉलिड को डिकम्पोज कराने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तब जाके ये डिकम्पोज हुआ। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। ठीक है, अब इसके यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा होगा उस वक्त जो हीट रिलीज होगी, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक, और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या तो आप हीट प्रोवाइड करो, या तो आप सनलाइट प्रोवाइड करो, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो प्रोडक्ट थे, दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, सी और डी बनाया और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो सब्सटेंस है वो तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे बी और सी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जिस कंटेनर में आप इस रिएक्शन को कराएंगे वो आपको वार्म फील होगी, और इसे आप जब किसी कंटेनर में रिएक्शन को करवाएंगे तो ये कैसी फील होगी, कूल फील होगी, ठंडी फील होगी। ओके, अब क्योंकि ये वार्म फील होगी, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तभी तो आपको कूल फील होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कम एनर्जी है रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि रिएक्टेंट्स में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि हमें उन्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी, वो खुद ही रिएक्ट कर गए और उन्होंने एनर्जी भी रिलीज कर दी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में एनर्जी है ही नहीं, इसीलिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे प्रोपेन लिया है,
प्रोपेन यानी कि C3H8, जैसे कि ब्यूटेन होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था ब्यूटेन C4H10, उसी तरीके से ये भी एक गैस होती है प्रोपेन। तो ये भी किसका कंपोनेंट है, LPG का ही कंपोनेंट है। उसमें दो गैसेस होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो जैसे ये बर्न होगी, जैसे ही ये बर्न होगी ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी, साथ ही वाटर वेपर प्रोड्यूस होगी और हीट रिलीज होगी, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। अब जिंक कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब ये एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्स वर्ड से क्या समझते हैं, रिवर्स का मतलब होता है पीछे आना। आपने सबने कार चलते हुए देखा है ना, देखा है सबने। अब कभी कभी क्या होता है, कार को हमें रिवर्स लेना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है ना। मान लीजिए कार फॉरवर्ड मूव कर रही है और कार को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, पीछे लेकर जाना है उसको, ठीक है। तो यानी कि आप रिवर्स का मतलब समझ गए। रिवर्स का मतलब पहले जो सब्सटेंस था या जो भी कोई ऑब्जेक्ट था वो पहले आगे की तरफ मूव कर रहा था, बाद में आप उसको रिवर्स ले गए, यानी कि आप उसको पीछे ले गए। तो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन भी कुछ इसी तरीके से होती है। द रिएक्शन इन विच कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और फिर रिएक्ट होने के बाद द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जैसे ही AB रिएक्ट हुए और रिएक्ट करके AB प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो AB प्रोडक्ट है ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, AB रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये A और B क्या है हमारे, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो A और B ये जो दो बॉल है, ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं। जैसे ही इन्होंने रिएक्शन की तो यहाँ पर इन्होंने AB बनाया। अब AB पूरा बना ही नहीं, उससे पहले ही ये किस में कन्वर्ट होने लग गए, ये A और B रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग गए, यानी कि ये लगभग 60 to 70% बनने ही लगा था कि ये वापस से कन्वर्ट हो गया। एक बार हम फिर से ही सीखेंगे। देखिए ये यहाँ पे A और B दो रिएक्टेंट है, दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके AB मॉलिक्यूल बनाया, A और B साथ लिखा हुआ है AB मॉलिक्यूल, और वापस से ये किस में कन्वर्ट हो गया, A अलग हो गया और B अलग हो गया, दोनों रिएक्टेंट्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यानी कि ये रिवर्स हुआ, रिवर्स हुआ तो कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे अमोनिया गैस बनती है। अब अमोनिया गैस जो बन रही है यहाँ पे ये 60 to 70% बनने ही लगती है कि फिर वापस से ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ये वापस से रिएक्टेंट्स बनना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ये हमेशा कैसे कंटेनर में होगी, क्लोज्ड कंटेनर में होगी। क्लोज्ड कंटेनर में ही क्यों होगी, क्लोज्ड कंटेनर में इसीलिए होगी क्योंकि ये गैसेस हैं, अगर आप ओपन छोड़ेंगे तो वो तो उड़ जाएगी, है ना। इसीलिए आप इसको हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही करवाएंगे। और यहाँ पर जो ये सिंबल यूज हो रहा है इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, ठीक है, जो कि कैसे बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है। क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा था वो 100% नहीं बन रहा था, 60 to 70% बनने ही लगा था और फिर वो वापस से कन्वर्ट होने लग गया रिएक्टेंट्स में। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। अब आ जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन पे।
इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स तो बनता है, प्रोडक्ट तो बनते हैं, लेकिन इट कैन नॉट रिवर्स बैक, वो वापस से रिवर्स नहीं होता है टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ए और बी रिएक्टेंट थे, दोनों ने रिएक्ट करके ए बी बनाया, लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कॉपर सब्सटेंस लिया है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई है, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। बैलेंस कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो फिर से वापस से रिवर्स नहीं हो रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है, तो क्या कौन सी रिएक्शन है ये? हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें ये चैप्टर और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आप उसे साफ क्यों करते हैं? रीजन क्या है? आंसर देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन, मैग्नीशियम रिबन को साफ करना जरूरी है बिफोर बर्निंग इन एयर, जब आप उसको एयर में जलाते हो, बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कौन सी लेयर बन जाती है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर मैग्नीशियम रिबन पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसको आप कह रहे हो लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको बर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लेयर बनेगी कैसे? ये बनेगी ऑक्सीडेशन से। कैसे बनेगी बच्चों? ऑक्सीडेशन से बनेगी, ठीक है। ये लेयर मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन से बनेगी। ये जो केमिकल रिएक्शन है हम प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, बट हमें उसको साफ करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको जलाएंगे तो फिर वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए अब क्या करते हैं, इसको हम साफ करके जलाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जलाया, तो यहाँ पे एक बहुत ही वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। वाइट कलर की फ्लेम यहाँ पे दिखाई देती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि वाइट डेजलिंग लाइट क्रिएट करता है मैग्नीशियम, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए हमें गॉगल्स पहन लेने चाहिए जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी अभी हमने ये केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, पता है आपको, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस यूज हो रहा था एक्स, उसका नाम बताओ, ठीक है। तो उसका नाम क्या था बच्चों? कैल्शियम। क्या नाम था उसका? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। फॉर्मूला तो कैल्शियम ऑक्साइड है और नाम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। साथ ही हम इसे बोल रहे थे क्विकलाइम। क्या बोल रहे थे हम इसे? क्विकलाइम बोल रहे थे, यानी कि सूखा चूना। सूखे चूने की रिएक्शन आपने कराई वाटर के साथ। ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्स नाम का सब्सटेंस है, जो कि आपने किस में यूज किया था? व्हाइट वॉशिंग में, सफेदी में यूज किया था। तो व्हाइट वॉशिंग में हमने कौन सा सब्सटेंस यूज किया था? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO है। अब CaO की रिएक्शन आप करा दो वाटर के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वही क्या है? आपका व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? व्हाइट वॉशिंग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Why is respiration considered as an exothermic reaction? Explain. जब आप सांस लेते हैं तो ये बोल रहा है कि आप सांस लेने के प्रोसेस को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हो? क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो हीट रिलीज होती है। अब हीट कैसे रिलीज होती है? ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड ग्लूकोज। यानी कि जब आपका खाना पच रहा होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के या प्रोटीन के, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं किस में? ग्लूकोज में डिकम्पोज हो जाते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? C6H12O6। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज कंबाइन होगा एयर के साथ, जैसे ही आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगी? ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी। और क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर प्रोड्यूस होगी, साथ ही यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से सीखा होगा, सारे नोट्स प्रॉपरली बनाए होंगे। और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा आप उसको रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मोशन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही आपको हमारी वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है, लाइक करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।